नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का 7वां चरण अब आ गया है और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत इस चरण के लिए झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचार करेंगे और इस प्रचार का मकसद है कि अंतिम चरण 7 मार्च को होने वाली सीटों पर बीजेपी की स्थिति को मजबूत करना। वे अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे ताकि पूर्वांचल के इलाकों में आसानी से प्रचार कर सके। पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जो बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीजेपी के अन्य शीर्ष नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी यूपी के काशी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, जहां सत्ता की लड़ाई तेज हो गई है। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी 3 मार्च को वाराणसी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और अपना दल कमेरावादी के कृष्णा पटेल जैसे गठबंधन के नेता वाराणसी में एसपी की मेगा सभा में शामिल हुए। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद एसपी की यह पहली ऐसी बड़ी संयुक्त रैली थी। हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र अयोध्या अगर चुनाव के 5वें दौर में फोकस में था, तो काशी सीधे सीधे बीजेपी और एसपी के बीच जंग का मैदान बन गया है। गौरतलब है कि काशी में मोदी ने पिछले 7 वर्षों के दौरान अपनी राजनीतिक पूंजी का काफी बड़ा हिस्सा निवेश किया है। सामान्य विकास के अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण बीजेपी के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम हो। ई बनारस पर हमें नाज हो। बनारसी लोगन के मेहनत और लगन पर भरोसा हो। जैसे आप 14 में पराक्रम देखौला, 17 और 19 में साथ देला, वैसे ही ई 22 भी फतह करवा। काशी अयोध्या से शुरू भयल विकास का यात्रा तभी आगे बढ़त आई जब यूपी में फिर से भाजपा का प्रचंड बहुमत का सरकार वापस आई। सबसे पहले मैं काशी की धरती को नमन करता हूं। मैं सभी देवी देवता और जितने भी हमारे भगवान हैं उन सबको मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ मां गंगा ने हमारे पूरे देश को और खासकर जहां जहां से मां गंगा गुजरी है, न केवल आम लोगों को बल्कि किसान और उन्हें खुशहाल बनाने का काम किया। मैं मां गंगा का भी प्रणाम करता हूं। आप यहां पे आई, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार याद आ गई और आज जब आप 7वें चरण के चुनाव में आई हैं, तो न केवल भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आज जहां वोट पड़ रहा है 6वें चरण में और 7वें चरण में जहां वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है मुझे। तो 7वें चरण के लिए मतदान होना है 7 तारीख को। चर्चा की शुरुआत इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे 7वें चरण के चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से काशी
अब सियासी केंद्र बना हुआ है और काशी के सहारे, काशी में अपना कैंप बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में नावेश कोह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अश्विनी शाही जी, आपके पास आएंगे। सबसे पहले देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डेरा जो है वो काशी में पड़ चुका है और काशी के सहारे, काशी से कैंप बना करके अब यहीं से 9 जिले में जो 54 सीटें हैं उनको फतेह करने की पूरी रणनीति भी बनाई जा रही है और यहीं से पूरा अंतिम चरण का चुनाव साधने की तैयारी की जा रही है। काशी में कुछ नाराजगी भी देखने को मिली है, इस बात को आप बखूबी जानते हैं। आपके पार्टी के अंदर के नेताओं में ही उसको भी मनाने का काम किया गया आपके नेताओं के द्वारा। लेकिन जो परिस्थिति 2017 में थी, क्या मानते हैं वास्तव में उतना ही आसान 2022 का चुनाव भी आपके लिए इस क्षेत्र में होगा? 2017 हमारे लिए आसान नहीं था, 2019 भी आसान नहीं था और 2022 भी आसान नहीं है, 24 भी आसान नहीं रहेगा, आगे के भी चुनाव भी आसान नहीं रहेगा। हर चुनाव एक राजनीतिक दल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कठिन होता है। जनता का दिल, जनता का दिमाग, जनता की अपने नियत में मतलब जो है उनको अपने खांचे में ले आना बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, बहुत बड़ा काम होता है। समस्या उनकी होती है कि किधर जाएं, डिलेमा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम उनके लिए 2017 में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिए और उस नारे को परिणति में लेकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के कार्य करने की कुशलता के क्षेत्र में हम लोग, इनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में मिला और हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कहा उसको करने की कोशिश की और निर्वहन करने का काम किया। अच्छा, ठीक है जी। जनता हमारे तरफ थी। फ्रेम आ रहा है, फ्रेम शायद कनेक्ट हो जाए, हो रहा है शायद, बस हमारे पास थी। वैसे 2019 आया, वही चीजें जो आपने अभी कहा कि लोग नाराज थे, ये था, ऐसे था। 2019 में 50% जनता हो गई हमारे साथ। आज फिर वोटिंग है कि जनता हमसे खुश है, हमारे साथ है। जितनी जनता थी उतनी जनता है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी के नेतृत्व में जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों पर जो क्षरण करने का काम किया गया था, उसके अनुरक्षण का काम हमने सर्वोपरि किया। कोरोना काल में जो हमारी जनता त्राही त्राही कर रही थी, उनको हमने संभालने का काम सर्वोपरि किया। ये सब जो मुख्य काम थे हमारे, वो काम हमारे सामने आए और चुनौती मानकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज उसी का वो है। अभी ये जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी 3 दिन का कैंप कर रहे हैं, यही कैंप पीछे वाले चुनाव में भी हुआ। बड़े कयास विरोधियों द्वारा लगाए गए। समाजवादी पार्टी, अभी ठाकुर साहब हमारे बैठे हुए हैं, इनके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वो किए थे अपना गठजोड़ किए थे बुआ बबुआ का, इनको ये लग रहा था कि वोट पड़ेंगे नहीं, वोट बरसेंगे हमारे खाते में। जो स्थिति हुई सबने देखा। आज हिंदुस्तान चाहता है हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से कोई छेड़छाड़ ना हो। जनता अपने लिए एक सुरक्षा चाहती है, जनता अपने लिए एक उन्मुक्त वातावरण चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये सभी देने में सक्षम है और हम लोगों ने माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को और पूरे देश को देने का काम किया। चलिए, ठीक है। निशांत जी, 2017 में जिस तरीके से आपने देखा कि 2017 में भी 2 दिवसीय कैंप रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जो कयास आप लगा रहे थे उस दौरान भी 2017 में जिस तरीके से प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने, काशी में 8 की 8 सीटों भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ गई हैं और ऐसे में एक बार फिर से वही रणनीति अपनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्या लगता है कि इस बार भी कहीं आपके लिए खतरे की घंटी तो नहीं बज रही है?
निशांत जी। निशांत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप ही के पास आएंगे। अश्विनी शाही जी, देखिए, आप 2017 की रणनीति तो अपना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन परिस्थितियां हमने पहले भी कहा कि 2017 से 2022 की उलट है। 2017 में आपको जनता मौका दे रही थी इसलिए कि वो देखना चाह रही थी वास्तव में कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो काम करती है। वो आपने 5 साल काम किया। क्या आपको लगता है कि जनता की उम्मीदों पर आप वास्तव में खरे उतर पाए हैं? योगेश जी, ये जनता जो है 10 तारीख को निशांत जी आते हैं आपके स्पष्ट पास। बहुमत देकर और इस चीज को बताने का काम करेगी कि भारतीय जनता पार्टी कितने खरे उतरी। ये तो जनता के हाथ में है योगेश जी, हम नहीं कह सकते बिल्कुल हैं। ठीक बात आप कह रहे हैं। 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अपने हिसाब से उन्होंने काम किया नहीं किया, उसका फैसला जनता ने 17 में कर दिया। अगर हमारे फैसले हमारे कहने से नहीं होगा, ये तो जनता के बीच में जाएंगे हम। निशांत जी, एक सेकंड रुकिए, आ रहे हैं आपके पास। निशांत जी आ रहे हैं आपके पास। हम जनता के बीच में गए हैं अपने उन चीजों को लेकर जो आपने अभी सवाल पूछा, बड़ा मौजूद सवाल है कि 17 में जनता ने हमको देखा। तो ठीक है, हमको 17 में जनता ने देखने की कोशिश की, एक बार इनको मौका देकर देखा जाए। अब जनता के हाथ में हम चले गए वही कि हमने ये किया आपके लिए, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप हमारे साथ आइए। जनता अगर हमारे संतुष्ट होगी तो हमको 10 तारीख को भर भर कर आशीर्वाद देगी। अगर संतुष्ट नहीं होगी तो हमको कहेगी भाई आप चलिए। खुलासा 10 तारीख को होगा। निशांत ठाकुर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है इस बीच नावेद शिकोह जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निशांत जी, 2017 में जिस तरीके से रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाई गई, स्थिति फिर वही आ रही है, रणनीति भी वही अपनाई जा रही है। 2 दिवसीय जब कैंप लगाया गया 2017 में, पूरा चुनाव जिस तरीके से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया, आपके लिए 2022 में कहीं फिर एक बार संकट न खड़ा हो जाए? जनता पार्टी है, समाजवादी जनता पार्टी में इसलिए कह रहा हूँ कि ये चुनाव जनता और बिहार के जनता पार्टी के बीच चुनाव है। मात्र एक कदम दूर समाजवादी पार्टी जीत की ओर है। इनके विधायक नाक रगड़ रहे हैं, बैठक लगा रहे हैं। मेरे साथी अतोली शाही जी ने बताया कि गलती जो हुई है उनको जनता माफ करेगी। अगर जनता माफ कर रही होती तो आप दोबारा सरकार में इतना अपराध ना करते। समाजवादी सरकार बन रही है, जनता चुनाव का इंतजार कर रही थी। मात्र एक कदम दूर है, विधायक टूटे जा रहे हैं। वाराणसी में भी अब बात आती है फिर गंगा, माँ गंगा आज भी मैली है। कोरोना में इनका जो है लाशें दिख गई, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। शाही जी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो गलतियां की है उनसे विधायक माफी मांग रहे हैं। जनता समझ चुकी है, कितना ही माफी मांगे, कितना ही नाक रगड़े, लेकिन समाजवादी सरकार आ रही है, जनता की सरकार आ रही है। ठीक है नावेद शिकोह जी, स्थितियां मुझे लगता है कि 2017 से 2022 की कुछ उलट नजर आ रही हैं, और शायद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का क्या एहसास हो चुका है क्या? क्योंकि रणनीति भले ही 2017 वाली अपनाई जा रही हो, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कहा कि अयोध्या और काशी का जिस तरीके से विकास किया गया है, आगे भी विकास को सतत बढ़ाना है, तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। पिछली बार सुभाषपा बीजेपी के साथ थी, इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल में सवार है। और ममता बनर्जी भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से यहां पर चुनाव प्रचार करने आई, काशी पहुंची हैं, क्या संदेश दे रही है समाजवादी पार्टी और क्या सियासी समीकरण कह रहे हैं 7वें चरण के?
चलिए, नावेद सिको जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है। अश्विनी शाही जी के पास ही चलते हैं। अश्विनी शाही जी, देखिए आएंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान बने हुए हैं। नावेद जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? नावेद जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? चलिए, नावेद जी की आवाज नहीं क्लियर हो पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। अश्विनी शाही जी, देखिए हमने जिस तरीके से कहा कि इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण, ये दोनों अपने आप में एक अहम फैक्टर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने कहा कि सुभाषपा पिछली बार आपके पाले में थी और इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल में सवार है। ऐसे में जो वोट बैंक आपका है, क्योंकि 36 सीटें आप जब लाए थे 54 सीटों में, उस दौरान समीकरण कुछ और थे। जातीय समीकरण देखिए पूर्वांचल में अपने आप में महती भूमिका निभाते हैं, इस बात को आप भी नकार नहीं सकते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। क्या ये नहीं लगता कि वास्तव में आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा? ये जो छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इनका फायदा सपा को मिलेगा? दो 2017 में हमारा साथी कौन था? सुभाषपा। सुभाषपा का वोट परसेंटेज, क्योंकि पूर्वांचल में ही वो चुनाव लड़े थे कई जगहों पर, तो उनका वोट परसेंट था 0.76%। वो हमारे साथ जुड़े थे, उनको 8 सीटें मिली जिसमें 4 वो जीते। यही निषाद पार्टी जो हमारे साथ नहीं थी, आज हमारे साथ है, और इस निषाद पार्टी का वोट परसेंटेज था 0.78%। दोनों का कमोबेश बराबर था। तो हमने तो वो भरने का काम कर लिया है। लेकिन सीट एक निकाल पाई थी निषाद पार्टी। हाँ ठीक है, मैं देखिए ये तो सीट का स्विंग है। सीट कभी कभी आप कम वोट पाकर ज्यादा निकाल लेंगे, कभी कभी ज्यादा वोट पाकर कम सीट निकलती है। कमोबेश वोट का परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं। तो आज हमारे साथ हैं वो लोग। और रही बात, आज आपको मैं बता दूं 2-3 चीजें। धार्मिक, आपने सवाल के 2 पहलू हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय। जातीय में मैं आपको बताना चाहूंगा 3 जातियों के लोग, सुभाषपा के राजभर जाति के लोग, ये हमको सरकार से निकाल दिया था भारतीय जनता पार्टी ने इनको। दारा सिंह चौहान हमको छोड़कर गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हमको छोड़कर गए। आज जो स्थिति है योगेश जी, मैं नहीं कह रहा हूं, समीक्षक कह रहे हैं और वहां की जनता कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। दारा सिंह चौहान जी अपनी सीट बदलनी पड़ी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सीट बदलनी पड़ी, ये अपना एकदम पीछे चल रहे हैं, वो भी कहीं स्थिति नहीं है जीतने की। जहूराबाद में हार रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अब वो जीतेगा कौन मैं नहीं जानता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हार रहे हैं। तो जब ये तीनों धार्मिक वो जातिवादी के ध्रुवीकरण वाले 3 लोग, एक चौहान बिरादरी का नेता बनता है, एक सुभाषपा जो है उनके नेता है, और तीसरा जो है कुशवाहा बिरादरी के, तीनों लोग धराशायी हो गए। जाति समीकरण ध्वस्त हो जाता है यहाँ, और यहाँ आता है जनता का समीकरण। ठीक है, माननीय मोदी जी ने, ठाकुर साहब सुन लीजिए, आते हैं निशांत जी, आते हैं निशांत जी, आते हैं, आप अपनी बारी, आप पूरा मौका देते हैं। देखिए आप अपनी बारी में बोलिए, पूरा मौका देते हैं जी। मैं नहीं बोलता हूं ठाकुर भाई। तो योगेश जी देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी जहां पर समाजवादी पार्टी का सोचना खत्म होता है ना, वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। हमने एक वर्ग तैयार किया, हमने जाति नहीं तैयार किया, हमने एक वर्ग तैयार किया है योगेश जी। वर्ग है हमारा आधी आबादी। आधी आबादी आज हमारे साथ है, उज्ज्वला योजना के लिए साथ है, राशन पे हमारे साथ है, शौचालय पर हमारे साथ है, और महिलाओं के नाम पर घर दे रहे हैं वो उसके साथ है। आते हैं उस पर आएंगे, इन योजनाओं पर आएंगे। नावेद सिको जी, एक बात कह रहा हूँ,
ये वर्ग है, इसको हमने तैयार किया है और वो हमारे साथ है। ठीक है। अब रहा धार्मिक की बात, मैं जवाब दे लूं, फिर नावेद भाई के पास आप पूरा समय दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, नावेद भाई बोल नहीं हाँ, पाए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो मैं अब धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं। धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन हमें फक्र है कि हम अपने हितों की रक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए खड़े तो हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो कैंट विधानसभा में कहा था, हमने इतने मुस्लिम मरवा दिए, अब क्या करूं आपके लिए। कार सेवक मरवाए उन्होंने। बनारस में ही साधुओं पर लाठियां चलवाई, साधुओं को लाठियों से पिटवाया। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो एक तुष्टीकरण की चलिए ठीक है, राजनीति कौन धार्मिक बनवाकर ध्रुवीकरण कर रहा है और कौन जातीय ध्रुवीकरण कर रहा है, बहुत कम समय बचा हुआ है। नावेद सिकोह जी के पास आएंगे, लेकिन रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। नावेद सिकोह जी के पास सीधे चलेंगे। नावेद जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है जी। नावेद सिकोह जी, देखिए 2017 का समीकरण और जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तब अपनाई थी, वही रणनीति एक बार फिर से 2022 में भी अपनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। 2 दिवसीय कैंप तब लगाया गया था और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में डेरा है। कैंप बना करके अब 7वें चरण की 9 जिलों को जो 54 सीटों पर मतदान होना है, पूरे समीकरण के तौर पर साधने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर तौर पर है, समाजवादी पार्टी इस बार कहीं न कहीं मुकाबले में खड़ी नजर जरूर आ रही थी, लेकिन सियासी समीकरण वास्तव में क्या कहते हैं? देखिए, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ती है और इस बार भी से चुनाव अपना पूरी जी जान से लड़ा है। लेकिन इसके सामने एक बहुत ही मजबूत गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, जिसको हम आप बहुत पहले 6 महीने पहले बहुत सशक्त पार्टी नहीं कह रहे थे, क्योंकि विपक्षी दल की भूमिका में उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया था, जमीनी काम नहीं किया था। लेकिन पिछले 6 महीने 4 महीने के दौरान जो सामाजिक समीकरण बनाए समाजवादी पार्टी ने और जो गठबंधन बनाया है, जिसमें एक सामाजिक गठबंधन है, जिसमें नकारात्मक शब्द अगर इस्तेमाल करें तो जातिवाद है पूरे तरीके से। तो एक तरफ जहाँ हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की कोशिश करती है बीजेपी चुनाव जीतने के लिए, उसी तरह का एक मुकाबला समाजवादी पार्टी ने जातिवाद से दिया है। धर्म किया और मुकाबला जो है वो जाति से दिया है। जो दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की सियासत का, तो यहाँ करीब 25-30 साल से कोई चुनाव धार्मिक कट्टरता के ऊपर आधारित होता है, तो कोई चुनाव जातिवाद के ऊपर आधारित होता है। समाजवादी पार्टी जो मुकाबले में है और बीजेपी को चुनौती दे रही है, इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत पिछले चुनाव में हुआ करते थे, जैसे अलग अलग जातियों के कुछ पार्टियों के कुछ नेता जिनकी ताकत थी, जिसकी वजह से एक कॉकटेल तैयार किया था बीजेपी ने हिंदुत्व और जाति को। यानी उन्होंने हिंदुत्व को एक मजबूती से पेश किया था, हिंदुओं को एकता बनाने के लिए उन्होंने सारी ऊंची जातियां नीची जातियां सबको एकता के सूत्र में बांधा था। और मोदी लहर के दौरान उन्होंने प्रचंड बहुमत से वो लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है। वो धार भारतीय जनता पार्टी की वो दीवानगी, वो जो उनके वोटर किस तरह से निकलते थे, जो एक लहर दिखाई देती थी, वो लहर भाजपा की कतई दिखाई नहीं दे रही है। और बाईपोलर चुनाव आमने सामने का बिल्कुल बराबर की ताकत का नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जीत और हार का मैं समझता हूँ कोई दल या कोई विश्लेषक अगर दावा करे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत साइलेंट है चुनाव। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में एक घर का सदस्य दूसरे घर के सदस्य के बारे में भी नहीं जानता है कि उसने किसको वोट दिया। बहुत अद्भुत, बहुत दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव को किया है। इसमें कोई किसी का दावा कर सकता है, सबको अधिकार है कि कौन जीत रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति कुछ क्लियर नहीं हो पा रही है, कुछ तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही हैं। खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि 10 तारीख तक सबको इंतजार करना पड़ेगा और ये ओवर कॉन्फिडेंस ही होगा अगर कोई नेता ये दावा करे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 300, 250, 350 सीटें ला रहे हैं। नावेद जी, यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी सपा के साथ हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर सपा की साइकिल में सवार हो गए हैं, चुनाव वो भी हार रहे हैं। और रहा सवाल जहां इनका कि वोट बैंक का जातीय ध्रुवीकरण को लेकर के, तो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं
कि सुभाषपा अब की हमारे साथ कटी है तो उसकी भरपाई हम निषाद पार्टी को अपने साथ ला करके कर लिए हैं। इसलिए अगर ये सोचा जाए और ये समझा जाए कि सुभाषपा हमारा नुकसान कर पाएगी तो ये संभव नहीं है अब। नहीं, ये इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का मैं बार बार दुर्भाग्य कह रहा हूँ कि जातिवाद और जातियों में बंटना ये कोई अच्छी बात नहीं है, न लोकतंत्र में या न समाज में न देश में, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जाल बिछाया जाता है जाति का, इसमें सब अलग अलग जातियों के अलग अलग नेता हैं। इनके हिस्से के जो नेता हैं वो उनका अपना अलग परफॉर्मेंस है और सुरेंद्र प्रकाश राजभर का अपना अलग ही वर्चस्व है, अपना उनकी अलग जनाधार है। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया था या कुछ सीटें दिलवाई थी या सामाजिक समीकरण प्रतिष्ठित करने में मदद की थी, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी में वो हार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहने में बहुत कुछ अलग अलग दलों के नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं, उनको कहने की उनका हक भी है कहने में तो ये भी कल कहा गया समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि ये भी चुनाव हार रहे हैं। कुछ भी कहा जा सकता है, ये लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की आजादी है और सबके अपने अपने दावों का स्वागत है। लेकिन ये बात जरूर है कि पूर्वांचल में जिस तरह के पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में काबिज रही और नरेंद्र मोदी की जैसी करिश्माएं और इस बार बड़ी चुनौती नजर आ रही है बीजेपी के सामने और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सामने आई है, कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती दे रही है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशांत ठाकुर जी, अभी आपने सुना कि अश्विनी शाही जी ने कहा कि दरअसल उन्होंने एक अलग और नए तरीके के समूह का गठन कर लिया है। आप छोटे छोटे दलों को लेकर के आ रहे हैं तो उन्होंने जनता के समूह का गठन किया है। मोदी और योगी सरकार के राशन और आवास योजना को लेकर के जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जिन लोगों ने इन कार्यक्रमों का लाभ उठाया है, वो लाभार्थी समूह भारतीय जनता पार्टी ने उस लाभार्थी समूह का मान लीजिए गठन किया है, वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इन्हीं लाभार्थी समूहों के जरिए एक बार फिर से पूर्वांचल में फतह हासिल करने जा रहे हैं। बात आती है कि झूठ बोलने वाली, आप धरातल पे देखिए। पहले इन्होंने बोला कि नवंबर तक राशन दिया जाएगा, अब इंतजार किया चुनाव का, बोला कि मार्च तक लास्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले झूठ। फिर शाही साहब ने बताया उज्ज्वला योजना में सिलेंडर देने के बाद में गरीब आदमी जो है भूखा मर रहा है, लकड़ी जलाई जा रही है क्योंकि सिलेंडर पे महंगाई इतनी है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। अभी तक फिर झूठ वाली बात यह है कि जब तक मौर्य जिनके साथ थे तब तक ही मात्र जीत रहे थे, अब समाजवादी साथ है तो समाजवादी के साथ हार रहे हैं। एक ही पहलू के दोनों सिक्के झूठ बोलकर बता रहे हैं, तो ऐसा तो गलत है ना। तभी तो झूठी पार्टी लोगों को बोला जा रहा है। जनता समझ चुकी है, आधा कदम एक कदम इनके पास है, मात्र एक कदम जनता जीत चुकी है, समाजवादी सरकार आ चुकी है। झूठ का पुलिंदा बोल बोल के ही भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल गुजार दिए, फीता काट के गुजार दिए, नमामि गंगे के नाम पर फ्रॉड कर डाला, पीएम फंड केयर का इन्होंने आज तक आरटीआई के द्वारा क्लियर नहीं किया कि कितना पैसा आपके पास आया। तो झूठी पार्टी है ये तो। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से काशी का इन्होंने विकास किया है, कॉरिडोर देखिए, अगर किया होता तो विधायक नाक रगड़ते। सुन तो लीजिए निशांत जी, क्या कॉरिडोर का निर्माण करके जिस तरीके से काशी में सौंदर्यीकरण का काम किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या वास्तव में ये काम नहीं किया? जिन लोगों की जमीन छीनी गई, जिनके लाखों के घर उजाड़े गए, उनको भी आप देख लीजिए। आस्था के प्रति समाजवादी पार्टी आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या मैं क्षत्रिय जाति से नहीं हूँ, क्या हमारे घर में मंदिर नहीं है, लेकिन इन लोगों का काम है झूठ फैलाना। काशी में कितने वो लोग हैं जो मंदिर बनाने के लिए जिनका घर छीन लिया गया, अयोध्या में घर छीन लिया गया, लेकिन ठीक है, हम भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, धर्म वितरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई एक काम गिना दीजिए, कोई भी एक काम जिसका शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। राशन के ऊपर फिर दोबारा से वही बात उठती है कि बूढ़ी माँ से बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो क्या प्रधानमंत्री देश के राजा हैं? प्रधानमंत्री एक संविधान पद पर बैठे हुए
एक अधिकारी है जिसका कर्तव्य बनता है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खड़े रहे। और सुनील शाही जी, सुनिए हवाई आपने। जहाज में देश के नारे लग रहे हैं तो सब लगा रहे हैं, और माननीय जी के नारे लग रहे हैं तो छात्र चुप हो जा रहे हैं। तो जनता नकार चुकी है, जनता नकार चुकी है। एक कदम दूर है, मात्र एक कदम दूर है 10 मार्च को समाजवादी और जनता की सरकार आ रही है। ठीक है सुनील शाही जी, देखिए एक कदम दूर है सरकार से समाजवादी पार्टी, और 10 मार्च को सरकार बनाने जा रही है। आपने जो विकास के दावे कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों के घरे गिराए गए हैं, आप बुलडोजर तो खैर चलाने का काम कर रहे हैं माफियाओं पर, लेकिन विकास के नाम पर इन लोगों के जो घर गिरे हैं, जिन लोगों की जमीनें छीनी गई हैं, ये लोग भी नाराज हैं, तो इनकी नाराजगी तो देखने को मिलेगी ना। जमीनें छीनी नहीं जाती हैं, जमीनें जो है जो ली जाती हैं उसका मुआवजा दिया जाता है। ये एक सरकारी नियम है, चाहे मेट्रो हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोई पैसेज बनाना हो, वहां पर मुआवजा दिया जाता है। अरे ठाकुर साहब रुक जाइए भाई, मैं बड़े प्यार से सुन रहा हूँ, धैर्य नहीं है आपको, एग्रीमेंट रेट कुछ और होता बोल है, लीजिए। एग्रीमेंट रेट कुछ और होता है और दिया कुछ और जाता है। अरे हो गया आपका, भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। ठीक है निशांत जी, अब सुनिए, देखिए सुनील शाही जी अरे क्या कह रहे प्रभु हो गया तो हम बोल हैं। ले। बोलिए आप शाही जी, बोलिए आप। हाँ योगेश जी, देखिए तो एक ये बात है, अगर चुनाव जीत रहे हैं बहुत अच्छी बात है, चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज तक तो मैंने नहीं सुना था कि अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री का भी दावेदार है वो 11 तारीख को जो है लंदन जाने का टिकट करा रहा है। तो ये कौन सी पार्टी है जो भागने का टिकट करा रहा है? दूसरा एक और हम कह रहे हैं, एक काम मैं गिनवा रहा हूँ, बस सिर्फ एक काम गिनवाऊंगा। अकेले दमदार जिनके साथ, अरे भाई देखिए ऐसे बहस थोड़े होती है। निशांत जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपके पास आएंगे, आपको पूरा ऐसे बहस की गरिमा होती है निशांत भाई। ठीक है बोलिए शाही जी। मैं आपको बड़े धैर्य से सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए ना, थोड़ा सा धीरज रखिए, क्यों व्याकुल हो जाते हैं। देखिए एक काम मैं गिनवाऊंगा जिसका शिलान्यास इन्होंने नहीं किया लेकिन फीता जरूर काटा। यमुना एक्सप्रेसवे का अखिलेश जी ने फीता काटा था, शिलान्यास तो मायावती जी ने किया था उसका। एक काम मैंने गिनवा दिया, और वो निशांत भाई को एक काम पूछ रहे थे वो गिनवा दिया मैंने। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, देखिए हम लोग जो है ये काम गिनवाने और उसकी बात नहीं है। हाँ, आज हमने उत्तर प्रदेश में देखिए प्रयागराज, आगरा, हिंडन, सब जगह जो है हमने, बरेली, मेरठ, सब जगह हम लोगों ने एयरबेस बनाकर और वहां पर हवाई जहाज उतार दिया और चालू करा दिया। हर जगह से, लखनऊ से फ्लाइट हर जगह के लिए चालू है, पहले 2 थे, आज देखिए हम लोगों ने कितना किया। इन लोगों ने किया था वो विकास किया था, सैफई में हवाई पट्टी बनवाया था, वहां किसके लिए बनवाया था भाई? हीरो हीरोइन वहां उतरते थे, वहां पर नृत्य होता था, 100-150 करोड़ का सरकारी बजट होता था, वो हम लोगों ने खर्चा समाज के बीच में जाकर किया, जो समाज को राशन दिया, समाज को हम लोगों ने मकान देने का काम किया और सड़कें बनाई। वहां पर हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था की, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, नोड बनाने का काम किया। उस नोड में इनको, हमको लग रहा है निशांत जी को नहीं पता होगा, हिंदुस्तान में 2 एक्सप्रेसवे बन रहा है जिस पर नोड बन रहा है। ठीक है शाही जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और नावेद सिकोह जी के पास सीधे चलेंगे। नावेद सिकोह जी, दरअसल एक पृष्ठभूमि जो तैयार की गई कि काशी का मतलब काशी कॉरिडोर, काशी का मतलब गंगा घाट, काशी का मतलब मंदिर मस्जिद, काशी में ही BHU है जो कि एशिया की विशाल यूनिवर्सिटी है। केवल BHU ही क्यों, 5 और भी विश्वविद्यालय हैं। उन विश्वविद्यालयों में लगभग, अगर देखा जाए जो आंकड़े के अनुसार, तो लगभग 1 लाख छात्र से ज्यादा ही यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों को रोजगार कैसे दिया जाए? और मुझे तो लगता है यह भी कि चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे BJP के नेता हो, तमाम सारे ऐसे नेता होंगे बहुतायत में कि जिन्हें यही नहीं पता होगा कि काशी में कितनी यूनिवर्सिटी हैं तो कौन कौन सी हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर पहुंचने के बाद
जब धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण की चर्चा होती है केवल वोट बैंक साधने के लिए, इन युवाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि रोजगार को लेकर के युवा दर दर भटकता फिरता है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इन पर कोई चर्चा नहीं हो रही नावेद जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि ये हर एक सभ्य नागरिक के दिमाग में दिल में इस तरह के सवाल हैं और इस बात को लेकर बड़ी इनको बहुत अजीब लग रहा है कि इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, चुनावी अनुष्ठान में उनके रोजगार की बात नहीं हो रही है, उनके दर्द की, उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विशाल और बहुत ताकत वाली पार्टी है। उसके पास में बड़े नेता हैं और बड़ी ताकत है और चुनाव लड़ने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इस सत्य को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि जो 5 साल सरकार रहे, डबल इंजन की सरकार रही, जिस हिसाब से जितनी अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता को थी, जितना रोजगार मिलना चाहिए था, जितना महंगाई पे काबू करना चाहिए था, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हो पाई। मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए ये जो काशी को लेकर उन्होंने ध्रुवीकरण का एक माहौल पैदा करने के प्रयास किए हैं और मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। अयोध्या और काशी कोई किसी हद तक जो उनका लक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है, इसको लेकर किसी हद तक भाजपा सफल हुई है। भाजपा की सफलता का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में फायदा होगा, जिसका जिक्र अभी आपने कहा था, मुफ्त का राशन भी एक बड़ा फैक्टर है। ध्रुवीकरण की तरफ चुनाव नहीं बढ़ पाया, हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाई तब भी जब, और ना मुझे लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण की जो शुरुआत होनी है और एक भव्य मंदिर बनना है, उसका इनाम भी भाजपा को नहीं दे रही है जनता, इस बात को भी मानना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आप जो प्रधानमंत्री जी का एक अपना एक अस्तित्व है और जो वाराणसी में उनकी अपनी एक मौजूदगी बार बार जब होती है, जो एक बड़ी इमोशनल वहाँ भाषण देते हैं, बहुत अच्छे वहाँ पर इवेंट्स भी होते रहते हैं। और कॉरिडोर का जहाँ तक सवाल है, भोलेनाथ जी से सबकी आस्था है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनता बड़ी मन से जुड़ी हुई है, बहुत उनकी अपनी एक आस्था है। उसको लेकर जिस तरीके से कॉरिडोर तैयार किया गया है, उसकी तारीफ हो रही है और उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और उसका मुझे लगता है किसी हद तक इनको लाभ मिलेगा, क्योंकि सौंदर्यीकरण से लेकर अयोध्या से लेकर काशी तक इन्होंने बड़े मन से और बड़ी अच्छा काम किया है वहां पर और इसकी तारीफ सुनने को मिली है। लेकिन ये जरूर है कि जितने भी प्रयास भाजपा के रहे, ये सारी चीजें जो जमीन के धरातल पे जो रोजगार की आपने बात की, काशी के विश्वविद्यालय की बात किसी ने नहीं की, वहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उसकी चर्चा नहीं हुई। कुछ युवा पीढ़ी के अंदर जो रोजगार की तलाश में है, उनके अंदर कहीं न कहीं जरूर वो भी भावनाओं से जुड़े रहते हैं, उनके अंदर भी धार्मिक संस्कार है, उनको भी अयोध्या अच्छी लगती है। जब सौंदर्यीकरण होता है, जब राम मंदिर निर्माण की बात होती है, जब काशी में बाबा विश्वनाथ जी कॉरिडोर बनता है और भव्य मंदिर का एक स्वरूप सामने आता है, तो उससे जरूर वो प्रभावित होती है। लेकिन उससे भी बड़ी जो जरूरत है किसी भी इंसान और किसी भी मिडिल क्लास या किसी भी क्लास की, वो ये है कि रोजगार और वो स्वास्थ्य है, वो शिक्षा है, उस पर बात हुई है लेकिन कम हुई है। जितनी जरूरत है उतनी बात ना बीजेपी सत्तारूढ़ बीजेपी ने की है और ना ही समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा अपना कोई एजेंडा तैयार किया है, जो कोई ऐसा एजेंडा पेश नहीं किया है जिससे कि ये उम्मीद की जाए कि सरकार अगर कोई बदली तो रोजगार की बहार आ जाए। नावेद जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने बड़े बारीकी से समझा और परखा है। काशी में अगर दक्षिण विधानसभा सीट का जिक्र करें तो पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां से अभी 2 दिन पहले कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं कि लोगों के अंदर रोष है कि पानी की समस्या को लेकर के, नाले की समस्या को लेकर के जिस तरीके से वहां पर जनता में रोष है, अब पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं कि मतदान का बहिष्कार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में क्या नीलकंठ तिवारी जी के लिए वास्तव में ये सीट इस बार चुनौती भरी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल चुनौती है और ये बड़े आश्चर्य की बात है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है कि काशी और अयोध्या, गोरखपुर, ये तो बिल्कुल इनका गढ़ है। भाजपा की जो लहर शुरू होती है, भाजपा का जो माहौल शुरू होता है, भाजपा के जो मुद्दे शुरू होते
सामने आती हैं वो यहीं से आती है। इसकी वजह है राम मंदिर का आंदोलन। सब जानते हैं ये अयोध्या का रिश्ता उससे रहा है, इसलिए वहाँ के कण में भाजपा नजर आनी चाहिए है। जहाँ तक वाराणसी का सवाल है, वहाँ प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वो, और प्रधानमंत्री जी लगातार वहाँ आते रहते हैं, जनता से मुखातिब रहते हैं। अभी जो बना है इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ कई योजनाएं भी भाजपा की आई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसी तरीके से गोरखपुर में ये तीन ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अगर लड़ाई नजर आ रही है, ये यहाँ पर भाजपा की चुनौती नजर आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये खतरे की घंटी है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये समझने लगी है कि हमें पूरे तरीके से एक हमारी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी होना चाहिए। सिर्फ बातें हैं, बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। धर्म अपनी जगह है, सम्मान। इन दलों को मुद्दे पर बात करना चाहिए, और जनता अब समझ गई है कि उन्हें मुद्दे पर ही सियासत और जो मतदान करना है वो मुद्दों को लेकर के ही मतदान करना है। चलिए, नावेद जी और निशांत जी, अश्विनी जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब 7वें चरण के मतदान होने हैं 7 तारीख को, और ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल का जो फोकस है वो 7वें चरण और अंतिम दौर में है। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन देखने वाली यह बात होगी कि आखिर जनता किसके साथ जाती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।